हाय। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 4। 3 तक तो हम लोग अच्छे से समझ चुके थे क्या क्या होता है। आज पार्ट 4 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले पहले वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझेंगे, मॉलिक्यूल्स होता क्या है और कंपाउंड क्या होता है। तो ये दोनों डिटेल्स में समझेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। इसके साथ एक और चीज़ समझेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स। इस कंपाउंड के बारे में जब जानेंगे तो उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही हम लोग वैलेंसीज के बारे में पढ़ेंगे और वैलेंसीज को फाइंड कैसे कर सकते हैं ये पढ़ने वाले आज के क्लास में। तो सबसे पहले समझते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो बाय डेफिनेशन देखते हैं, मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का सबसे, जैसे एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट कौन था, एटम था। उसी तरीके से कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट कौन हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स। मतलब एलिमेंट को तोड़ते तो सबसे छोटा जो दिखता है वो हम लोग को क्या दिखता है, एटम दिखता है। इसी तरीके से अगर कंपाउंड को तोड़ेंगे तो छोटा यूनिट जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन द केमिकल प्रॉपर्टी। जो इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी सारा इसके अंदर होगा। और मॉलिक्यूल्स बनता कैसे है, तो मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम। दो या दो से ज़्यादा एटम अगर आपस में कंबाइंड करता है, मिलता है, तो वो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। दो एटम या दो से ज़्यादा आपस में जैसे ही मिलेगा वो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। एटम में क्या देखे थे कि ये एटम अकेला नहीं रह सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स अकेला रह सकता है। समझते हैं मॉलिक्यूल्स को अच्छे से। तो दो एटम देखते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है। तो ये एक एलिमेंट है, एटम है, हाइड्रोजन एटम। ये कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम। ये सेकंड कौन सा एटम देखे, ऑक्सीजन एटम। अब इन दोनों एटम को अगर आपस में कंबाइंड करेंगे तो ये क्या बना देगा, H2O। तो ये एक मॉलिक्यूल्स हो जाता है, ये क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स। ये क्या हो गया, H2O मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम है ना, एक एटम हाइड्रोजन है, दूसरा एटम ये। जहां पे भी दो एटम दिखेगा वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो व्हेन टू और मोर एटम कंबाइन टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन से दिख रहा होगा, मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम। दो या दो से ज्यादा, कभी दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला देखते हैं, C6H12O6। इसमें तीन एटम है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो तीन एटम आपस में मिलकर बना रहा है, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ये बात समझ आ रहा है। तो मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर समझते हैं कि ये हम लोग के पास क्या है, वाटर है। ये पूरे में क्या भरा हुआ, वाटर है। अब ये वाटर है तो ये पूरा एक कंपाउंड है। H2O एक क्या हो जाएगा, H2O ये पूरा वाटर हो जाएगा, जो कि एक क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड है। ये पूरे वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड। लेकिन इसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा ना, तो हर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, H2O मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। सब मॉलिक्यूल्स क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल्स। ये बात समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या होगा, बहुत सारा H2O मॉलिक्यूल्स होगा, मिलियंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, जो मिलकर क्या बनाता है, वाटर कंपाउंड बना देता है। क्योंकि क्या लिखा हुआ था, ए मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक ये मॉलिक्यूल्स जो होता है कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट होता है। मतलब इसमें मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, किसका, H2O का। और मॉलिक्यूल्स होता क्या है, जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइंड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कभी भी ये हाइड्रोजन अकेला नहीं हो सकता, ऑक्सीजन सिर्फ इस फॉर्म में अकेला नहीं हो सकता, मैग्नीशियम सिर्फ इस फॉर्म में अकेला नहीं हो सकता। ये ग्रुप में रहते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ एटम रहेगा ये अकेला रह सकता है। इसीलिए इसमें लिखा जाता है ना कि मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, अकेले रह सकता है, लेकिन एटम अकेले नहीं रह सकता। तो ये बात समझ आ रहा है। कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है, तो कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट होता है मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स अकेले रह सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स, दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बना रहे हैं। और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब दो ऑक्सीजन है ना, O2 का मतलब क्या हो गया, सिर्फ अगर O लिखते हैं तो ये O क्या हो जाएगा, ये एटम हो जाएगा। अगर O2 लिखते हैं तो इसमें दो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये ग्रुप ऑफ एटम हो जाता है। और ग्रुप ऑफ एटम में क्या देखे थे, मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ एटम। तो ये O2 क्या हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स। तो ये बात समझ आ रहा होगा, एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है। सिर्फ अगर मैग्नीशियम लेते हैं
ये सिर्फ मैग्नीशियम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक एटम हुआ। और MgCl2 ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। मतलब ये एक मैग्नीशियम एक एटम है और ये दूसरा एटम है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ एटम, ये मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो ये अब समझ आ रहा होगा मॉलिक्यूल्स और एटम में क्या डिफरेंस होता है। एटम तो वो सिंगल एटम होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट यूनिट कंपाउंड का होता है जो दो एटम से मिलकर आपस में बन रहा होता है। और H2O मॉलिक्यूल्स वाटर, और ये यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हम लोग देखते हैं कंपाउंड क्या होता है, तो आगे समझते हैं कंपाउंड क्या होते हैं। तो एक कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस दैट मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट, जो दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनता है, केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। इसका मतलब समझते हैं कंपाउंड होता क्या है। तो वेन टू और मोर एलिमेंट, दो एलिमेंट को मिलाते हैं, जैसे एक मैग्नीशियम, एक एलिमेंट कौन सा हो गया, मैग्नीशियम प्लस ये क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया। तो वेन टू और मोर एलिमेंट, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइंड करता फिक्स रेशियो में, प्रोपोर्शन बाय मास का मतलब वही होता है, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास का मतलब दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ऐसे ही आपस में मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको किसी फिक्स रेशियो में मिक्स करेंगे, मतलब इसका क्वांटिटी इतना है, अगर ये 1 ग्राम ले रहे तो ये भी हाफ ग्राम 2 ग्राम होना चाहिए। तो इसी तरीके का क्वांटिटी होना चाहिए, इक्वल क्वांटिटी। तो यहाँ से क्या बनेगा, MgCl2, ये क्या हो जाता है, ये हम लोग का कंपाउंड हो जाता है, ये हम लोग का क्या हो जाता है, कंपाउंड। और एक कंपाउंड के अंदर बहुत सारा मैग्नीशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में, तो ये मान लेते हैं ना, इसमें बहुत सारा मिलियंस ऑफ क्या है, MgCl का मॉलिक्यूल्स है, इसमें क्या है, मिलियंस ऑफ MgCl का मॉलिक्यूल्स है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स MgCl का मिलकर क्या बना देगा, MgCl कंपाउंड बना देगा। अब समझ आ रहा होगा कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में क्या अंतर है। तो मॉलिक्यूल्स एक यूनिट होता है और ये मिलियंस ऑफ यूनिट होता है एक साथ, यहाँ तक में प्रॉब्लम नहीं। तो कंपाउंड होता क्या है, तो कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास होता है। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ मैग्नीशियम को मिला दिए, क्लोरीन को मिला दिए, MgCl, तो ये कंपाउंड नहीं हो जाएगा, ये मिक्सचर होगा। एक फार्मूला होता है फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास MgCl2, इसका एक प्रोपोर्शन बाय मास होगा, मतलब इसी तरीके का होना चाहिए, यही होना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। तो ये बात समझ आ रहा होगा। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, जैसे वाटर, एक फार्मूला है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड NaCl, और ये ग्लूकोज C6H12O6। यहाँ पे वही बताया गया है कि दो एलिमेंट आपस में मिल रहा है, एक सोडियम एलिमेंट है, एक क्लोरीन एलिमेंट है, तो आपस में मिलकर क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ तक में प्रॉब्लम नहीं। तो व्हाट इज कंपाउंड, तो कंपाउंड इज a pure substance that made up of two or more different type of element which chemically bonded together in a fixed proportion by mass। आगे हम लोग समझते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, एलिमेंट इन अ कंपाउंड केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। एलिमेंट जो होता है, इसमें दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये है मैग्नीशियम, एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट दिख ही रहा होगा क्लोरीन। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन ये दोनों कंबाइंड कर रहा है, लेकिन कंबाइंड कैसे कर रहा है, केमिकली बॉन्डेड है। जैसे अगर नॉर्मल कंबाइंड करता है तो ये भी कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन सिर्फ यही कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि केमिकली बॉन्ड करना चाहिए, केमिकली बॉन्ड करेगा तब एक फार्मूला बनेगा। तो वही होता है, एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर केमिकली बॉन्डेड। ये क्या होता है, केमिकली बॉन्डेड होता है। और कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, ब्रोकन डाउन कर सकते हैं। जैसे वाटर लेते हैं H2O, ये एक हम लोग के पास क्या है, ये कंपाउंड है, इसको अगर ब्रेक करते हैं, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ये हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट में ये क्या होगा, टूट जाएगा। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, टूट जाएगा। तो ब्रोकन डाउन कर सकते हैं। तो कंपाउंड कैन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, एलिमेंट में टूट सकता है, कंपाउंड को तोड़कर हम लोग क्या बना सकते हैं, एलिमेंट। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड भी है MgCl2, इसको अगर इलेक्ट्रोलाइसिस या किसी और तरीके से ब्रेक करते हैं तो एक तो क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा, एक क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, मैग्नीशियम। तो दो अलग अलग एलिमेंट में टूट गया। वही बोल रहे हैं कि कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो एलिमेंट में ये टूट जाता है। अगला पॉइंट है, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला।
जब भी कंपाउंड होगा उसका केमिकल फार्मूला होगा। इसका भी वाटर का केमिकल फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है, NaCl नमक का फार्मूला है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो जब भी कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड का एक फार्मूला होगा, जैसे H2O कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो जब भी होते हैं उसका फार्मूला बनते हैं। और मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? तो मॉलिक्यूल्स होता है। मॉलिक्यूल्स ये पढ़ भी चुके हैं कि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स आपस में मिलाकर, यही बहुत सारा मॉलिक्यूल्स आपस में मिलाकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जैसे मतलब समझते हैं, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? वाटर बनाता है। हाइड्रोजन बहुत अच्छा जलाने के काम आता है, मतलब सबसे फास्ट अगर कोई जलता है तो वो क्या जलता है? हाइड्रोजन। तो इसका प्रॉपर्टी समझ आ रहा होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करता है, ये एज ए कंबस्टर का काम करता है, मतलब बिना ऑक्सीजन के कहीं भी आग नहीं लग सकता। तो ये जलाने में किसी चीज़ को हेल्प करता है। और ये वाटर है, वाटर आग को बुझाने का काम करता है, मतलब इसका प्रॉपर्टी अलग, इसका प्रॉपर्टी अलग, दोनों को जब मिलाकर बताए तो इसका प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ही अलग आ रहा था। वही बोल रहा है कि जिस एलिमेंट से ये बनता है ना, उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी से कंपाउंड का प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे यहाँ पे भी देख रहे थे हम लोग, मैग्नीशियम और क्लोरीन था, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक क्या है? मेटल है। क्लोरीन एक गैस है, लेकिन ये दोनों को जब मिलाते हैं तो एक साल्ट बनता है। वैसे ही सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन एक गैस है, क्लोरीन एक गैस है, सोडियम एक क्या है? मेटल है। इन दोनों को मिलाते हैं तो NaCl बन जाता है। लेकिन NaCl क्या है? घर में जो हम लोग साल्ट खाते हैं ना, वो साल्ट है। वही कहा जा रहा है कि सोडियम प्लस क्लोरीन दो अलग अलग मेटल, दो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों का प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा, ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा इससे। तो यहाँ तक में प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए क्या, कि कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होता है। और मॉलिक्यूल्स तो हम लोग यही देख रहे थे कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये भी समझ गए। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये भी समझ गए। अब हम लोग देखने वाले हैं वैलेंसीज क्या होता है किसी भी एलिमेंट का। तो वैलेंसीज से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं वैलेंसीज। तो वैलेंसी होता क्या है? तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो कितना एटम को गेन करेगा या कितना एटम को लूज करेगा। कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट अपने कंबाइंड कर कर वो इनर्ट स्टेट में आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। इट टेल्स हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन बी गेन। कितना इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा, कितना लॉस करेगा, या कितना को वो शेयर करेगा। क्योंकि कोई भी एटम रहता है तो वो करना क्या चाहता है? तो कोई भी एटम एक्चुअल में वो स्टेबल गेन करना चाहता है। जैसे एक बात समझते हैं, क्लोरीन का एग्जाम्पल समझते हैं। क्लोरीन क्लोरीन देखते हैं। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। अब हम लोग ये बनाना तो हम लोग सीखें। ये एटम इस तरीके का होता है। क्लोरीन में कितना? फर्स्ट में 2 होते हैं, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 7 होते हैं, 3 4 5 6 7। ये क्लोरीन एटम है। ये बात समझ आ रहा? क्लोरीन एटम इस तरीके का होता है। अब दुनिया का कोई भी एटम क्या बनना चाहता है? स्टेबल बनना चाहता है। दुनिया का कोई भी एटम क्या बनना चाहता है? स्टेबल बनना चाहता है। तो ये क्लोरीन भी क्या बनना चाहेगा? स्टेबल। स्टेबल बनने के लिए इसको क्या पूरा करना पड़ता है? ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है। इसको क्या पूरा करना पड़ता है? ऑक्टेट। स्टेबल बनने के लिए इसको ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है। ऑक्टेट का मतलब होता है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? गेन करेगा। अब समझ आ रहा होगा कि कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है। क्लोरीन का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। वैसे ही कितना एलिमेंट होता है जो लॉस करना चाहता है? जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फिर सोडियम लेते हैं। सोडियम के एग्जाम्पल, कैल्शियम के एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। फर्स्ट में 2, 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6 7 8 10 हो गया। और यहाँ पे ये क्या हो गया? 3।
एल्युमिनियम का ये कौन सा कंपाउंड है, एल्युमिनियम कंपाउंड है, तो ये देख लेते ये कौन सा है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, अब ये एल्युमिनियम स्टेबल होना चाहेगा, तो सबसे पहले ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए कोई भी कंपाउंड क्या करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करता है, तो ये क्या करना चाहेगा, ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्या चाहिए, ऑक्टेट का मतलब बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो बाहरी शेल में इसके पास 3 है, तो एक कंडीशन ये हो जाए कि ये 5 बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले ले, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले शेल में 8 हो जाएगा। नहीं तो ये तीनों को क्या करे, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, नहीं तो यहाँ पे गेन कर दे। इजी कौन होगा, इजी ये हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये क्या करता है, लॉस करता है। तो अब बात समझ आ रहा होगा कि वैलेंसी होता क्या है। तो वैलेंसी ये बताता है कि कौन सा एटम जो होगा कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो वैलेंसी उसी को कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, उसके कंबाइंड करने का कैपेसिटी कितना है, इसके कंबाइंड करने कैपेसिटी 1 है, इसके कंबाइंड करने का कैपेसिटी कितना है, 3 है। 3 बाहर जा रहा है वही कंबाइंड करेगा, इसमें 1 आ रहा है तो वही कंबाइंड करेगा। तो यही होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अब हम लोग समझते हैं इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो देखते हैं, इफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट का मतलब पहले समझते हैं थोड़ा सा। ये बोरॉन है, एक एलिमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आउटर मोस्ट है। सबसे पहले ये फर्स्ट शेल है जिसको हम लोग के बोलते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। सेकंड शेल जिसको हम लोग एल बोलते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सेकंड शेल है यही तो आउटर मोस्ट शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, तो ये सेकंड वाला है जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये बात समझ आ रहा होगा। यहाँ मैग्नीशियम के एग्जाम्पल से समझते हैं। मैग्नीशियम में फर्स्ट में 2 के, सेकेंड शेल को एल नाम देते तो एल में 8 हो जाता है, 8 2 10। तीसरा में एम, एम में कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 2। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा, इसका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। ये बात समझ आ रहा होगा कि बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3। तो अब समझते हैं कैसे हम लोग वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 आ जाए, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन कौन आ जाए, या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए। किसी का 1 आता है, किसी का, जैसे यहाँ पे देखे थे इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना था, 2, इसमें कितना था, 3। ये बात समझ आ रहा है। तो अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 आ जाए तो उसका वैलेंसी सेम होता है। जैसे सोडियम का जब हम लोग निकालते हैं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो याद ही होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो सोडियम का सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किस तरीके से अरेंज होगा, तो के में 2, के एल में 8, एम में ये 1। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1। और यहाँ पे क्या बोला था, आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है वही उसका वैलेंसी हो जाता है। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी 1 ही होगा। ये बात समझ आ रहा होगा कि जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रहता है, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो उसका वैलेंसी भी क्या हो जाएगा, 1 2 3। जैसे मैग्नीशियम में समझते हैं, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो फर्स्ट शेल में कितना हो जाएगा, 2, सेकेंड शेल में 8, तीसरे शेल में कितना हो जाएगा, 12। तीसरे शेल में अगर 12th होगा तो वहाँ से हम लोग समझते हैं, और जितना आउटर मोस्ट का 1 2 3 अगर आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन्स है तो वही इसका क्या हो जाता है, वैलेंसी। तो इसका भी इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये बात समझ आ रहा है, क्योंकि जब भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा तो वैलेंसी वही सेम हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल्युमिनियम में अगर 13 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो अरेंज किस तरीके से होगा, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, 8 2 10, बचे कितना, 3। तो लास्ट वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स।
तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या देखे थे 1 2 3, तो वैलेंसी क्या हो जाता है 3 ही हो जाता है, तो इसका भी वैलेंसी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो 3 ही रहेगा इसका वैलेंसी। ये बात समझ आ रहा है। अगला देखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है, तो इसमें कुछ तो है नहीं, मतलब आउटर मोस्ट में 1 ही होगा क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। तो जो आउटर सबसे लास्ट, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और सबसे लास्ट में जो दिखे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और 1 2 3 अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 1, इसमें प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया। अब सेकंड देखते हैं, क्योंकि वैलेंसी 8 तक हो सकता है, कभी भी किसी भी चीज़ का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है 8 तक हो सकता है, आउटर वैलेंसी नहीं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 8 तक हो सकता है, किसी का 1 हो सकता है, किसी का 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। तो 1 2 3 का तो रूल समझ गया, अगर 1 2 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है तो वो सेम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, वो क्या हो जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है तो सेम वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 4 5 6 7 8 ये सब दिखता है तो वैलेंसी फाइंड करने के लिए 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स करते हैं हम लोग, क्या करते हैं 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। जैसे देखते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स होता है 8, तो आउटर मोस्ट में कितना हो जाएगा, तो अरेंज होगा 2 + 6, तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 6। फार्मूला क्या था 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो रहा है ये बात समझ आ रहा होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट जब भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 तो 6 है, तो फार्मूला 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। वैसे हम लोग क्लोरीन का देख रहे हैं तो क्लोरीन का 17 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 7, तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 7, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7। तो फार्मूला क्या होता है 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब 8 माइनस 7, तो ये बचेगा कितना 1, तो क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1। ये बात समझ आ रहा होगा कि इसका वैलेंसी 1 क्यों आता है, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 7, 8 माइनस 7। इसी तरीके से नियॉन का देखते हैं, नियॉन का इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 10 इलेक्ट्रॉन। तब ये अरेंज अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 8, इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी फाइंड करने के लिए जब भी 4 5 6 7 8 रहता है तो 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, तो ये 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी तो 8 ही है यहाँ पे ना, तो 8 माइनस 8, तो नियॉन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो नियॉन का वैलेंसी होता है कितना 0। ये बात समझ आ रहा है क्यों 0 होता है, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से वैलेंसी 8 माइनस 8 0। फास्फोरस का देखते हैं, फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 15 इलेक्ट्रॉन्स होता है फास्फोरस का, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 15 है, तो फर्स्ट में 2 8, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी इसका कैसे निकालेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देते 8 से, जब भी ये सब रहे तब माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा वैलेंसी बराबर 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, तो एग्जैक्ट ये कितना हो गया 3। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं किस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। अब जो 20 एलिमेंट्स हम लोग पढ़े हैं वो 20 एलिमेंट्स का बहुत आसानी से हम लोग किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी आगे यहाँ तक ये बेसिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट था, आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते रहेंगे वैसे।